हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। तो हम सब पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पदार्थों की सामर्थ्य, और उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। मतलब कि हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था, जिसमें हमने इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी ये चार चीज़ें पढ़ ली थी। आज उसके आगे की प्रॉपर्टी को जानने वाले हैं। और जो उसके आगे की प्रॉपर्टी, एक ये आपकी मेलिएबिलिटी, हार्डनेस, फटीग, क्रीप, स्ट्रेंथ, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेशन, ये सब क्या क्या है इनके बारे में आज हम सब यहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो अगला आपका है मेलिएबिलिटी। इसका मतलब होता है आघात वर्धनीयता। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? आघात वर्धनीयता। ठीक है ना? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है मेरे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं कि चौक ही मान लेते, ठीक है ना? ये आपके पास क्या है? एक चौक है, ये चौक है। अभी ये चौक नहीं है, सिर्फ एक मटेरियल है, ये समझिएगा आप। अभी क्या है? यह एक मटेरियल है और इसको मैं फोर्स लगा के इस पे इतना आघात पहुंचाता हूँ। मतलब क्या है? आघात। आघात मतलब कूट कूट के इसको, है ना, पीट पीट के पतली शीट के रूप में बदल सकता हूँ। ठीक है? तो ऐसे पदार्थ जिन्हें हम आघात लगा के या पीट पीट के पतली पतली शीट के रूप में बदल सकते हैं, ऐसे पदार्थ को मेलिएबल पदार्थ, आघात वर्धनीय पदार्थ और पदार्थ के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। मैंने क्या बताया कि मेरे पास क्या थी? कोई एक बॉडी थी, ठीक है? ये मेरे पास एक बॉडी थी, इसको मैंने क्या किया? पीटा, है ना? मैंने इसको इतना पीट दिया कि इसको पीट पीट के क्या किया? एक पतली शीट के रूप में बना दी, ठीक है ना? किस रूप में? पतली शीट के रूप में। ठीक है? ये अभी क्या दिख रही है? ये आपकी एल दिख रही है और यह क्या है? आपकी बी दिख रही है ना? इसका मतलब क्या है? मेलिएबिलिटी का मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनको पीट के हम पतली शीट के रूप में बदल सकते हैं, मेलिएबल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है? इसी को कैसे लिखेंगे हम? ऐसे पदार्थ या पदार्थ का वह गुण, क्या? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर आघात लगाकर, यहां पे बगल में लिखना ब्रैकेट में, पीट कर आघात लगाकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सके। ठीक? क्या मैंने लिखा है? आघात वर्धनीयता के बारे में, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ को आघात लगा के पीट के पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। ठीक? बदला जा सकता है। ऐसे पदार्थ आघात वर्धनीय, ऐसे पदार्थ आघात वर्धनीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ आघात वर्धनीय पदार्थ कहलाते हैं। वह पदार्थ
के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर, है ना, जिसके कारण पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर आघात या पीट कर, आघात लगाकर पतली चादर के रूप में बदला जा सके, ऐसे पदार्थ आघात वर्धनीय पदार्थ कहलाते हैं। वह पदार्थ के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये आपको एक हेडिंग क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब हम बात करते हैं अगली पे। अगला आपका क्या है? हार्डनेस, ठीक है। अगला आपका क्या है? हार्डनेस। हार्डनेस इसका मतलब होता है क्या? कठोरता। कठोरता क्या होती है? जैसे ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है ना, फिगर बनाते चलेंगे और जो मैं लिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको समझते चलेंगे, ठीक। अब अगली बात क्या आपके पास? हार्डनेस क्या है? हार्डनेस कठोरता। कठोरता जैसे मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है ना, तो बॉडी पे क्या है कि मैंने स्क्रैच करने की कोशिश की, इस पर मैंने माने किसी नुकीली चीज से क्या की? खुरचने की कोशिश की। क्या की? स्क्रैच करने की कोशिश की। यदि बॉडी हार्ड होगी, है ना, तो बॉडी में स्क्रैच नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी को ऐसे हम लिखेंगे कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बॉडी कटने फटने का विरोध करती है, ठीक है ना। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बॉडी कटने या फटने या खुरचने का विरोध करती है, हार्डनेस कहलाती है। क्या? पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ कटने फटने का विरोध करती है, विरोध करती है, कठोरता कहलाती है। कठोरता कहलाती है, ठीक। समझ में क्या आया? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ कटने फटने का विरोध करती है, कठोरता कहलाती है। ये बातें आपको समझ में आ गई, कठोरता की परिभाषा, ठीक है। और जिस बॉडी में, जिस पदार्थ में ये गुण होगा, उसे हार्ड मटेरियल या कठोर पदार्थ कहेंगे, ठीक है ना। ये इतनी बातें आपकी हो गई। फिर आपका अगर आता है फटीग, आप नोट करते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं सब फटीग के बारे में। फटीग क्या है? फटीग, फटीग क्या होती है? फटीग एक क्रिया होती है, इसको प्रॉपर्टी से थोड़ा सा अलग बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी फटीग होती है वह एक क्रिया होती है। जैसे क्या है कि जैसे आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, ठीक है ना, पेंडुलम वाली, जिसमें क्या करता है, ये नीचे से ऐसे एक कांटा साइड में घूमता रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वह एक ही स्थिति में एक अक्ष के अगल बगल घूमते ही रहता है, ठीक है। तो इसी से यह बात फटीग वाली आप क्लियर हो सकती है। देखिए, फटीग का मतलब क्या है कि मैं यदि इस पे कंटिन्यू फोर्स लगाता रहूँ, ठीक है ना, इसको मारता रहूँ कंटिन्यू, कभी इधर से कभी इधर से, ठीक है, तो यह क्रिया जो होती है वह फटीग होती है। क्या? फटीग आपकी एक क्रिया जो किसी बॉडी पे एक, ठीक है ना। फटीग को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ये सोचना है ना। फटीग एक वह नियत क्रिया है, क्या है?
फटीग एक नियत है। नियत का मतलब क्या है कि यदि वह मतलब कि जैसे ये बॉडी है ना, इस पे लगातार यदि फोर्स लग रही तो फोर्स लगती है, नियत है ना, मतलब कि लग रहा तो उस पर बदलेगा नहीं, फोर्स लगता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये कहने का मतलब। ठीक, तो फटीग एक नियत क्रिया है, जो पिंड का स्थिति परिवर्तित करने की कोशिश करता है। समझना इसको थोड़ा एक डेफिनेशन की तरीके से ना समझ के इसको एक क्रिया समझना, प्रोसेस है, एक क्रिया है, प्रोसेस। देखना, मैंने क्या कहा, मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है ना, उस पर यदि कंटिन्यू अगल बगल से फोर्स लग जाए, ठीक है, तो एक स्थिति ऐसे ही है जहां से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये टूट जाएगी यहाँ से, ठीक है, इस अक्ष से, यहाँ से जहाँ पे ये फोर्स लगा हुआ है इस जगह से टूट जाएगी, ठीक है, किसके कारण, इस फोर्स के कारण। तो मैंने वही लिखा कि फटीग एक ऐसी क्रिया है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। यदि मैं ऐसे इस पर बार बार फोर्स लगाऊं तो एक स्थिति आएगी, ये टूट जाएगी, स्थिति में परिवर्तन हो गया। ठीक, यही क्रिया है फटीग। आपकी समझ गया। अब आप अगली बात लिखेंगे क्या, क्रीप। क्रीप क्या होगी, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्रीप, इसको एक फिगर से समझते हैं कि क्रीप क्या है। देखिए, ये आपके पास क्या था, एक सपोर्ट थी, ठीक है, और एक सपोर्ट यहाँ पे है, और इस पे हमने क्या किया, एक बीम रख दी अभी सामने, ठीक है, ये आपके पास एक सपोर्ट था और हमने क्या किया, इस पे एक बीम रख दी, ठीक है, और इस पे एक लोड लगा दी, ठीक है ना। मेरे पास दो सपोर्ट थी, उस पे एक बीम रखी हुई थी और इस बीम पे मैंने क्या किया, एक लोड लगा दी, ठीक है। अब इस लोड के कारण इस बॉडी में जो डिफ्लेक्शन आएगा वही क्रीप होती है, जो विरूपण आएगा वही क्रीप होती है। ठीक, मतलब क्या है कि क्रीप एक वह कांस्टेंट क्रिया, नियत क्रिया, ठीक है। मतलब क्या है कि मेरे पास दो कॉलम थी, उस पर एक बीम रखी थी, मैंने उस पर एक लोड रख के छोड़ दी, ठीक है। तो इस लोड के कारण इस बीम में जो डिफ्लेक्शन आएगा, है ना, उसे ही क्रीप कहेंगे। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी नियत भार के कारण, किसी नियत भार के कारण पिंड में आने वाला विरूपण क्रीप कहलाती है। क्रीप कहलाती है। ये जो विरूपण आ रहा है यह क्रीप नहीं कहलाती है, ये क्रिया क्रीप कहलाती है। ठीक है ना, समझ में आई ये बात। अब अगली बात आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य। इसको मैंने सामर्थ्य को आपको पहले ही बता दिया था जब चैप्टर हमने शुरू की थी। सामर्थ्य क्या होती है कि कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी अधिकतम फेल होने से पहले कितना लोड ले सकती है। क्या, कोई भी बॉडी मतलब पिंड, कोई भी पिंड है ना, फेल
मतलब विफल होने से पहले अधिकतम कितना भार धारण कर सकती है। कोई भी पिंड विफल होने से पहले अधिकतम कितना भार धारण कर सकती है। पिंड की सामर्थ्य कहलाती है। सामर्थ्य कहलाती है। ठीक, ये बात समझ गए। मतलब क्या है ये कि मैं इस पे फोर्स लगाता हूं और इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहाँ अधिकतम कितने लोड पे जाके टूट रही है, उससे जस्ट पहले वाला फेल होने से जस्ट पहले कितना अधिकतम लोड बॉडी सहन कर सकती है, पिंड की या बॉडी की सामर्थ्य कहलाती है। ठीक, इतनी बातें आपको हो गई हैं कंफर्म। अब अगली बात आती है इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है ना, इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या है, प्रत्यास्थ पिंड। इलास्टिक बॉडी का क्या मतलब है, प्रत्यास्थ पिंड। तो मैंने जब आपको इलास्टिसिटी बताई थी, पहली हेडिंग थी चैप्टर की। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेंगे। ठीक, तो मेरे पास कोई बॉडी है ना, ये चौक है। ठीक है, तो मैं इसको यदि फोर्स लगा के इसको खींचता हूँ, है ना, इसको फोर्स लगा के खींचता हूँ, इसकी लंबाई में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, लंबाई बढ़ती है। ठीक, और जैसे ही मैं फोर्स को छोड़ता तुरंत बॉडी अपनी स्थिति में वापस। फिर से जब किसी बॉडी को हम फोर्स लगा के खींचते हैं तो बॉडी में लंबाई बढ़ेगी। जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तुरंत बॉडी अपनी मूल स्थिति में आ जाए, ऐसी बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इलास्टिक बॉडी किसी, या लिखो यहाँ पे, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने से पदार्थ की मूल स्थिति में परिवर्तन हो। ठीक है, कॉमा, व बल हटा लेने पर वस्तु पुनः अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाए। ऐसे पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्यास्थ पदार्थ
ठीक। ये हो गई आपकी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने से, जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने से पदार्थ की मूल स्थिति में परिवर्तन हो, वह बल हटा लेने पर वस्तु पुनः अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाए, ऐसे पदार्थ को इलास्टिक पदार्थ या इलास्टिक बॉडी कहते हैं। अब इसमें एक फिगर आपको बनाना है, थोड़ा फिगर को समझते हैं कि क्या है और कैसे है। देखना फिगर, इसी की बात चल रही है अभी इलास्टिक की। ठीक, ये मेरे पास एक कोई फिक्स सिरा था, ठीक है, और ये मेरे पास कोई बॉडी थी। मैंने इस पे क्या किया, फोर्स लगा के इसको खींचा। कितना फोर्स, एफ फोर्स लगा के। तो बॉडी की क्या हुई स्थिति में परिवर्तन हुई, बॉडी की लंबाई बढ़ गई। कितनी, पहले इसकी लंबाई थी एल है, अब यह कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल। तो पूरी लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है ना, इसी फोर्स के कारण। अभी भी फोर्स लगा हुआ है। अब क्या किया मैंने, फोर्स हटा दी तो बॉडी क्या हुई, पुनः अपनी स्थिति में यल वाली लेंथ की स्थिति में वापस आ गई, ठीक है ना, फोर्स हटा लेने पे। ऐसे ही पता बोला कि बॉडी थी मेरे पास, मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ में डेल्टा एल की वृद्धि हुई। अब मैंने फोर्स हटा ली यहाँ पे, तो बॉडी पुनः अपनी स्थिति में वापस आ गई है। पदार्थ इलास्टिक पदार्थ कहलाता है। ठीक, अब इसी फिगर से थोड़ा सा ये समझ लेना एक चीज और। अगला क्या है, प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी का मतलब है प्रत्यास्थ पिंड। प्लास्टिक बॉडी का मतलब है सुघट्य पिंड। सुघट्य पदार्थ, प्लास्टिक बॉडी का मतलब। ठीक, प्लास्टिक बॉडी का मतलब है सुघट्य पदार्थ। सुघट्य बॉडी क्या होती है कि ये अपने पास बॉडी कोई थी, जब आपने उसने फोर्स लगा के खींचा, जब आपने इस बॉडी को फोर्स लगा के खींचा तो बॉडी की वहां पे परिवर्तन तो होगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटा लेंगे, ठीक, अब बॉडी अपनी अवस्था में वापस नहीं जा रही। तो आप फिगर बनाएंगे, इसके बाद लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक, मेरे पास कोई बॉडी थी, मैंने उस पर फोर्स लगाया तो बॉडी की माप में बढ़ोतरी हुई या घटी। यदि मैं इस पर अभी टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, टेंसाइल फोर्स, इसको खींच रहा हूँ, तो टेंसाइल मतलब लंबाई में वृद्धि होगी। जब इसको मैं दबाने की कोशिश करूँगी तो ये दबेगी, ठीक है ना, मतलब कि लंबाई में कमी होगी। ठीक, तो फोर्स लगाने पे लंबाई में परिवर्तन तो हो, लेकिन जब हम फोर्स हटा दें तो बॉडी पुनः अपनी स्थिति में वापस ना आए, ऐसे पदार्थ को प्लास्टिक पदार्थ या सुघट्य पदार्थ कहते हैं। फिगर मान लीजिए, आप डेफिनेशन देखिएगा, है ना, यहाँ लिखा पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने पर, जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने पर पदार्थ की माप में परिवर्तन हो, व बल हटा लेने पर पदार्थ अपनी मूल स्थिति में वापस ना आए।
कॉमा ऐसे पदार्थ सुघट्य पदार्थ कहलाते हैं। सुघट्य बॉडी या पदार्थ, सुघट्य पिंड या पदार्थ, बात ये कहेंगे, ठीक है, सुघट्य पिंड कहलाते हैं। ठीक, समझ में डेफिनेशन और फिगर, ठीक है। अब इसके बाद अगली डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है ना। रिजिड बॉडी, इसको मैं यहाँ डालता हूँ थोड़ा सा। रिजिड बॉडी का मतलब समझा देता हूँ, देखना क्या होता है। मेरे पास कोई ये पिंड थी, है ना, ये आपके पास यहाँ एक पिंड थी, है ना। आपके क्या, आपने इसको फोर्स लगा के दबाने की कोशिश की, है ना। अभी इसकी जो शुरुआत में आरंभिक लंबाई थी वह कितनी थी, L। अभी हम अगली बात करेंगे इसकी रिजिड बॉडी की। सुनना पहले होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से। मेरे पास कोई बॉडी थी जिसकी लंबाई थी कैपिटल L, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको दोनों तरफ से फोर्स लगा के क्या की, दबाने की कोशिश की, ठीक है। तो यह क्या करेगा, इस फोर्स जो है उसका विरोध करेगा, मतलब कि दबाने की कोशिश जो कर रहे हैं ये फोर्स दबाने की, इसको रोकेगा, ठीक है। तो जो रिजिड बॉडी होती है वह बल का विरोध करती है। इसको यदि हम दबाने की कोशिश करें तो ये दबेगा नहीं, है ना। इसमें कोई भी माप परिवर्तन नहीं होगी, जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी, ठीक। ये फेल भले कर जाए लेकिन इसकी माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन में रिजिड बॉडी की। यहाँ सबसे पहले आप लगाएंगे क्या, रिजिड बॉडी का मतलब आपका है, रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, दृढ़ पिंड या पिंड होंगे क्या, दृढ़ पिंड। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ बल लगाने पर पदार्थ की माप में परिवर्तन ना हो, ठीक है ना। क्या यहां लिखा गया है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर, यहां लिखना, ठीक है, जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने पर पदार्थ की माप में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे पदार्थ रिजिड पदार्थ कहलाते हैं, रिजिड बॉडी कहलाती है। यदि मैं इस बॉडी में फोर्स लगाता हूं तो बॉडी क्या होगी, दबेगी नहीं, दबने का विरोध करेगी, मतलब बॉडी की माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है। अगला क्या है, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को थोड़ा सा समझते हैं। है ना, डिफॉर्मेशन लास्ट हेडिंग है, इसका लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। डिफॉर्मेशन मतलब विरूपण। विरूपण को थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से, ठीक। विरूपण क्या होता है कि मान लीजिए क्या है, ये मेरे पास कोई ये बीम है ना, और ये दोनों किनारों पे क्या है, फिक्स है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फोर्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगी, ठीक है ना। पहली इसकी स्थिति क्या थी, एकदम सीधे सीधी थी ऐसे, ठीक है।
जैसे ही मैंने क्या किया, फोर्स लगाई, तुरंत बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई, विरूपित हो गई, है ना, ये बेंड कर गई, कितना, डेल्टा एल लेंथ, ठीक है। तो किसी बॉडी के कारण किसी पिंड में, मतलब कि किसी बल के कारण, क्या, किसी बल के कारण, एफ फोर्स के कारण, किसी बल के कारण किसी भी पिंड की, है ना, माप, मतलब किसी पिंड की माप में जो परिवर्तन होता है तो इस आपकी डिफॉर्मेशन कहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, बेंड हो रही है, स्थिति थोड़ी सी बदल रही है ना, माप में परिवर्तन आई मतलब क्या हुई, उसमें डिफॉर्मेशन हुई, मतलब कि किसी फोर्स के कारण किसी बल के कारण पिंड की आकार में आने वाले परिवर्तन को डिफॉर्मेशन कहते हैं, क्या, किसी बल के कारण, ठीक है, किसी बल के कारण पिंड, कॉमा संरचना लिख लेना, कॉमा संरचना, ठीक है ना, की माप में आने वाला परिवर्तन विरूपण कहलाता है, विरूपण कहलाता है, ठीक। किसी फोर्स के कारण किसी भी पिंड में आने वाली माप में परिवर्तन को डिफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। यदि यह लेक्चर और इस पे जो है हमने कॉन्सेप्ट बताए, जो थ्योरी बताई, यदि वो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वह भी पढ़ सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।